नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे अनोखे राज्य के इतिहास के बारे में बताएंगे जो भारत के सबसे लंबे समुद्र तट के किनारे बसा है, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा सफेद रेगिस्तान स्थित है, जो एशियाई शेरों का निवास है, जहां देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान खुला था। यही नहीं, 4,000 साल से अधिक हड़प्पा शिल्प, हस्तशिल्प और हथकरघा का निशान लिए यह राज्य आज भी अपनी समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं के अपने असली रंगों के साथ जीवंत है। यह राज्य जितना अपनी संस्कृति से जुड़ा है, उतना ही यह राज्य आधुनिक भी है। ये संस्कृति कला, मान्यताओं, रीति रिवाजों, परंपराओं, संस्थानों, आविष्कारों, भाषा, प्रौद्योगिकी और मूल्यों में मिश्रित है। इतिहास से जुड़ी यह राज्य कई धर्मों जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन और बौद्ध धर्म का संगम बन जाता है। यह वही प्रदेश है जिसने महात्मा गांधी जैसे विश्व प्रसिद्ध नेता और वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष दिया और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ, यह है आपका, हमारा और हम सबका गुजरात। ऐसा माना जाता है कि 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैले गुजरात का नाम गुर्जर ट्राइब के नाम पर पड़ा था, जो कि 5th सेंचुरी एडी में यहां आकर बस गए थे। लेकिन वक्त की रेत से दुनिया भर की बहुत सी संस्कृतियों ने गुजरात की रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़े। फिर क्या पारसी और क्या तुर्क, क्या ईरानी और क्या अफ्रीकी जनजातियां, सब गुजरात को अपना घर बनाते चले गए। ऐसे में आज इस प्रदेश का महत्व केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि यहाँ के समृद्ध इतिहास के कारण भी है। तो आइए समय रेखा पर यात्रा करें और देखें कि गुजरात आखिरकार कैसे विकसित हुआ। अर्ली हिस्ट्री। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात का प्राचीन काल से ही समृद्ध इतिहास रहा है। गुजरात का इतिहास स्टोन एज की बस्तियों से शुरू हुआ और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज की बस्तियों का आगमन हुआ। गुजरात की साबरमती, मही और निचली नर्मदा नदियों के तल में स्टोन एज के बहुत से अवशेष खोजे गए हैं। मिडल पैलियोलिथिक साइट्स कच्छ, जामनगर, पंचमहाल, सौराष्ट्र की हिरण घाटी और वलसाड़ जिले के वापी और लवाचा से पाए जाते हैं। विसादी, पंचमहाल, भामरिया, कांताली, पालनपुर और वावरी के अपर पैथियोलिथिक साइट्स का भी पता लगाया गया है। मिडल और लेट पैलियोलिथिक आर्किटेक्ट्स के हाथ, कुल्हाड़ियां, क्लीवर, काटने के उपकरण, बोरर, पॉइंट और स्क्रैपर शामिल है। सौराष्ट्र में कच्छ और भादर नदी क्षेत्रों के स्थलों से भी स्टोन एज के उपकरण मिले हैं। गुजरात में 700 से ज्यादा जगह ऐसी है जो प्री चालकोलिथिक और चालकोलिथिक पीरियड में विभाजित हुई थी। 7000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के समुदायों का उपयोग करते हुए माइक्रोलिथिक का संकेत भी देती थी। लोथल में किए गए एक्सकेवेशन से पता चलता है कि यह क्षेत्र 3700 ईसा पूर्व की समृद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, जो साबरमती को सिंध में व्यापार मार्गों से जोड़ती थी। विशाल समुद्र तट से समृद्ध गुजरात मिडल ईस्ट का प्रवेश द्वार था। वही भरूच लोह युग का प्रमुख बंदरगाह शहर था। लिंग्विस्टिक्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह संभव है कि मिडल ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान गुजरात में द्रविड़ भाषी लोग निवास करते थे, जो गुजरात में स्थानों में द्रविड़ नामों से निर्धारित होता है। हालांकि वैदिक साहित्य में गुजरात का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि प्राचीन काल का कोई रिटर्न इंस्क्रिप्शन नहीं है। सबसे पहला ज्ञात इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, जिन्होंने 322 बीसी से 294 बीसी के आसपास एक क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके पुष्यमित्र को नियुक्त किया, जिन्होंने इस जूनागढ़ से क्षेत्र पर शासन किया था। सम्राट अशोक ने भी जूनागढ़ के निकट चट्टानों पर अपने साम्राज्य के रूप में अपनी विरासत यही छोड़ी थी। लगभग उसी समय ग्रीस से डिमेट्रियस, किंग ऑफ बैक्ट्रिया, ने गुजरात में आक्रमण किया था, लेकिन मजबूत पकड़ स्थापित नहीं कर सका। दोस्तों, 1st सेंचुरी एडी के आसपास यह साका डायनेस्टी के शासन ही थे, जिन्होंने लगभग 400 सालों तक गुजरात के कुछ ही हिस्सों पर शासन किया था। इस दौरान रुद्रदमन प्रथम ने कदर्म का वंश की स्थापना की। इसका नर्मदा के तट पर भरूच से पंजाब तक फैले क्षेत्रों पर शासन था।
गुजरात में दक्षिण भारतीय सातवाहन राजवंश और पश्चिमी क्षत्रपों के बीच कई लड़ाइयां देखी गई। सातवाहन राजवंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था, जिसने पश्चिमी क्षत्रपों को हराया और सेकंड सेंचुरी एडी में गुजरात के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने आखिरकार पश्चिमी क्षत्रपों पर विजय प्राप्त की और गुजरात पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों पर अपनी विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, मगर 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ गुप्तों ने एक जनरल मैत्रक और सेनापति भट्टारक ने स्थिति का लाभ उठाया और 470 ईस्वी में उन्होंने मैत्रक राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी भावनगर के पास वल्लभीपुर में स्थित थी। मैत्रकों का प्रभुत्व मालवा पठार तक फैले क्षेत्रों तक था और वे अपनी विद्वतापूर्ण गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध थे। ये राजवंश 475 से 767 ईस्वी तक चला। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात के कुछ हिस्सों पर दक्षिण भारतीय चालुक्य राजवंश का शासन था, मगर इसी दौरान 8वीं शताब्दी की शुरुआत में उमैयद खलीफा के अरबों ने एक साम्राज्य की स्थापना की, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला था। 8वीं शताब्दी में अरब शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की और गुजरात पर आक्रमण किया। दुर्गा प्रसाद दीक्षित की पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द चालुक्य ऑफ बादामी के अनुसार चालुक्य सम्राटों का उमैयद सेनाओं से कई बार संघर्ष हुआ, लेकिन अरब आक्रमणकारियों को चालुक्य सेनापति पुलकेशिन ने हरा दिया। इस विजय के बाद अरब आक्रमणकारियों को गुजरात से खदेड़ दिया गया। पुलकेशिन को गुजरात की सुरक्षा के लिए विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा पृथ्वी के लोगों को शरण देने वाले की उपाधि मिली। इसके बाद 8वीं शताब्दी के अंत में कन्नौज त्रिभुज काल की शुरुआत हुई और इस अवधि के दौरान गुजरात के उत्तरी भाग पर उत्तर भारतीय गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासन था और गुजरात के दक्षिणी भाग पर दक्षिण भारतीय राष्ट्रकूट राजवंश का शासन था, जिसके बाद सोलंकियों ने सत्ता संभाली। लेकिन सोलंकियों के शासन की ओर बढ़ने से पहले इस बीच घटित हुई घटना के बारे में जान लेना भी जरूरी है। 8th से 10th सेंचुरी के बीच मुस्लिम इन्वेडर्स के परसिक्यूशन से बचने के लिए जोरोस्ट्रियन संप्रदाय के लोग ग्रेटर ईरान को छोड़कर भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स यानी कि गुजरात और सिंध में आकर बसने लगे। आगे जाकर भारत में इन्हीं जोरोस्ट्रियन रेफ्यूजीज के वंशज पारसी कहलाए थे। सोलंकी चालुक्य डायनेस्टी। राजपूतों ने 960 से 1243 ईस्वी तक गुजरात पर शासन किया। सोलंकी चालुक्यों के वंशज थे, जिन्होंने 10वीं से 13वीं तक पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था और उनके शासन में गुजरात कला और वाणिज्य के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। सोलंकियों की राजधानी पाटन 1000 एडी में लगभग 1 लाख की पॉपुलेशन के साथ भारत की सबसे बड़ी सिटीज में से एक थी। सोलंकी शासक कर्णदेव प्रथम ने 1064 से 1094 ईस्वी तक शासन किया और कोंकण क्षेत्र को शामिल करने के लिए क्षेत्र का विस्तार किया। यहां तक कि उन्होंने मंदिर का निर्माण और कर्णावती की स्थापना की, जिसे बाद में अहमदाबाद के रूप में जाना जाने लगा। उनके बाद उनका पुत्र सिद्धराज जयसिंह प्रथम सिंहासन पर बैठा और सोलंकी राजवंश का प्रसिद्ध शासक बनकर उभरा। उनके शासन में पाटन चमका और एक समृद्ध शहर बन गया। संयोग से अहमदाबाद को पाटन के अनुरूप बनाया गया था। पीढ़ियां उनके उत्तराधिकारी बनी, लेकिन उनसे आगे नहीं निकल सकी। 1243 में गुजरात सोलंकियों के हाथों से निकल गया और गुजरात में उनकी जगह ली सामंत वाघेलाओं ने। द वाघेला डायनेस्टी। वाघेला गुजरात के उत्तर पश्चिमी में ढोलका शहर में स्थित थे। सोलंकियों के पतन के बाद से वे सत्ता में आए और 13वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखी। कर्णदेव गुजरात पर शासन करने वाले वाघेला वंश के अंतिम व्यक्ति थे। यही वह समय था जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने गुजरात में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। यहाँ एक दिलचस्प कहानी है, जहां 14वीं शताब्दी के जैन इतिहासकार मेरुतुंग की विचार श्रेणी के अनुसार कर्णदेव वाघेला ने अपने प्रधानमंत्री माधव की पत्नी रूपसुंदरी का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद माधव ने दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए राजी किया, जिसके बाद कर्णदेव ने अपना राज्य और अपनी पत्नी कौला रानी और बेटी देवल देवी को तुर्की सुल्तान के हाथों खो दिया। यह कहानी 15वीं शताब्दी के पाठ कन्हाडाडे प्रबंधाकबे और 17वीं शताब्दी के इतिहासकार मुनहोट नेंसी द्वारा भी समर्थित है।
वाघेला डायनेस्टी का कर्णदेव गुजरात का आखिरी हिंदू रूलर था। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार के बाद गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया और राजपूतों के हाथों से गुजरात हमेशा के लिए निकल गया। लेकिन इस सब के बीच गुजरात के चंपानेर का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में एक यूनेस्को विश्व धरोहर शहर है और एक समय यह एक शाही शहर था जिसकी स्थापना और शासन चावड़ा राजवंश के वनराज चावड़ा ने की थी। उन्होंने 8वीं शताब्दी के दौरान राज्य पर शासन किया और शहर का नाम अपने मित्र और अपनी सेना के सेनापति चंपा के नाम पर रखा था। चावड़ा के बाद खींची चौहान राजपूतों ने चंपानेर के पावागढ़ किले पर कब्जा कर लिया, जब तक कि 1482 में महमूद बेगड़ा ने इस पर हमला नहीं किया और 20 महीने की घेराबंदी के बाद जीत हासिल नहीं की। उन्होंने इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया गया, लेकिन अपनी राजधानी अहमदाबाद स्थानांतरित कर दी। चांपानेर में सुल्तान बेगड़ा द्वारा निर्मित एक शानदार जामा मस्जिद है, जो कि अब खंडर हो चुके इस किले शहर की यात्रा को सार्थक बनाती है। इसके बाद 1535 में हुमायूं की सेना ने इस किले पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक इन्वेशन 1297 ईस्वी के आसपास दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया, जिसके इस क्षेत्र में मुस्लिम शासक का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो अगले 400 सालों तक चला। हालांकि यह पहली बार नहीं था कि मुस्लिम आक्रमण हुए थे। महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी के आसपास गुजरात पर आक्रमण तो किया, लेकिन उसका इरादा लूटपाट करना था। यह अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने कर्ण द्वितीय के अधीन वाघेला वंश के शासक को समाप्त कर यहाँ एक मजबूत पैर जमाया। इसके बाद जल्द ही तुगलक वंश दिल्ली में सत्तासीन हुए, जिसके सम्राट ने गुजरात में विद्रोह को दबाने के लिए अभियान चलाया और 14वीं शताब्दी के अंत तक क्षेत्र पर अपना दृढ़ नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन पकड़ कमजोर होने पर स्थानीय वायसरॉय सफर शाह ने स्वतंत्रता की घोषणा की और सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो गई, इसलिए अंतिम तुगलक गवर्नर जफर खान ने 1407 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और औपचारिक रूप से गुजरात सल्तनत की स्थापना की और अगले सुल्तान उनके पोते अहमद शाह प्रथम ने 1411 में नई राजधानी अहमदाबाद की स्थापना की। महमूद बेगड़ा के शासन के दौरान सल्तनत की समृद्धि अपने चरम पर पहुंच गई। उसने अधिकांश राजपूत सरदारों को अपने अधीन कर लिया और दीव के तट पर नौसेना का निर्माण किया। 1509 में दीव की लड़ाई के बाद पोर्तुगलियों ने दीव को गुजरात सल्तनत से छीन लिया। 1520 में मेवाड़ के राणा सांगा ने अपने 3 जागीरदारों द्वारा समर्थित 52,000 राजपूतों के शक्तिशाली राजपूत संघ के साथ गुजरात पर आक्रमण किया और निजाम खान की मुस्लिम सेना को हराकर उत्तरी गुजरात पर कब्जा कर लिया। यूं तो गुजरात में स्थापित सल्तनत का पतन 1526 में सिकंदर शाह की हत्या के साथ शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत 1573 में हुआ, जब अकबर की सेनाओं के हाथों बहादुर शाह की हार के बाद एक बार फिर यह क्षेत्र दिल्ली मुगल शासकों में वापस आ गया, जो मराठों के उदय तक चला। मोमिन खान ने 1758 में मराठों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो उनके प्रभुत्व का प्रतीक था। 17वीं शताब्दी तक मुस्लिम शासक अपनी मजबूत पकड़ बरकरार नहीं रख सके और मराठा एक प्रमुख शक्ति बनने जा रहे थे। शिवाजी ने 1664 में और 1672 में सूरत पर हमला किया और पेशवाओं ने सौराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दामाजी गायकवाड़ और कदम बंदे ने गायकवाड़ के साथ बड़ौदा में एक गढ़ स्थापित करने के साथ क्षेत्रों पर शासन किया। 1800 ईस्वी तक मजबूत अंदरूनी कला के कारण मराठा काफी कमजोर हो गए थे। इस गुण का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, जो छल से नियंत्रण हासिल करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से एक मजबूत उपस्थिति स्थापित कर रहे थे। 1802 में माधवराव गायकवाड़ ने खुद को अंग्रेजों के साथ जोड़ लिया और अंततः नियंत्रण खो दिया। ब्रिटिश रूल एंड पोर्टुगीज कॉलोनियल्स 1800 ईस्वी के बाद से यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। साल 1857-58 में हुए विद्रोह के बाद गुजरात की पूरी भूमि ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा बन गई, जिसमें कई देशी राज्यों के साथ 10,000 वर्ग मील का क्षेत्र शामिल था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गुजरात पर कब्जा करने से बहुत पहले 1600 के दशक से ही डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली गुजरात के तटीय क्षेत्र पर अपने अड्डे स्थापित कर चुके थे। 16वीं सेंचुरी में भारत आए यूरोपियन ऑब्जर्वर्स लिखते हैं कि उस समय गुजरात बेहद संभ्रांत था,
जिसकी वेल्थ का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 1570 में अकेले गुजरात से मिलने वाला कस्टम रेवेन्यू ही उस दौरान एशिया में पोर्टुगीज एम्पायर के टोटल रेवेन्यू का 3 गुना हुआ करता था। तकनीकी रूप से कहे तो पोर्टुगाल गुजरात में उतरने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी, जिसके बाद में दीव की लड़ाई के बाद और बेजिन की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद गुजरात के तटीय क्षेत्रों में स्थित कई अलग अलग जगहों का भी अधिग्रहण कर लिया था। यह कुछ एंक्लोजर 450 से अधिक सालों तक पूरी तरह से पुर्तगाली शक्तियों द्वारा प्रशासित थे। गुजरात भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध रहा है। अंग्रेजों को भारत से बाहर और मातृभूमि को आजादी की ओर धकेलने वाले कुछ सबसे प्रमुख नामों में शामिल है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, महादेव देसाई, रविशंकर व्यास आदि। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के साथ गुजरात प्रांत को बॉम्बे राज्य में शामिल किया गया था। 1956 में कच्छ और सौराष्ट्र को शामिल करने के लिए प्रांत का विस्तार किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टोरी। सौराष्ट्र, गुजरात और कच्छ का क्षेत्र बॉम्बे राज्य का हिस्सा बन गया, जिसमें पूर्व बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से भी शामिल थे। यह इंदुलाल याग्निक थे जिन्होंने अलग गुजरात राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र के साथ गुजरात अस्तित्व में आया, जिसकी राजधानी अहमदाबाद थी। अहमदाबाद अपने समय में 100 से अधिक बड़ी कपड़ा इकाइयों की उपस्थिति के कारण पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था। इनमें से अधिकांश इकाइयां बंद हो चुकी है। अहमदाबाद ने गुजरात को भी रास्ता दिया। एक आधुनिक शहर जिसे चंडीगढ़ की तर्ज पर 1971 में गुजरात की राजधानी बनाने की योजना बनाई गई थी। वैसे तो गुजरात शांतिपूर्ण है, व्यापार करने और अपने काम से काम रखने के अधिक इच्छुक है। हालांकि समय समय पर तनाव भड़कता रहता था। कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें से सबसे भयानक संभवतः 1969 में हुआ दंगा था। 2001 में राज्य में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसका केंद्र कच्छ में था। और फिर 2002 में राज्य गोधरा कांड के नाम से प्रसिद्ध सांप्रदायिक हिंसा से हिल गया था। छोटे मोटे राजनीतिक उथल पुथल हुए और राजनेताओं ने तख्ता पलट का खेल सफलतापूर्वक भी खेला। जबकि पहले के सालों में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन हाल के सालों में बीजेपी सत्ता में आई थी। खासकर नरेंद्र मोदी के असाधारण प्रदर्शन के बाद जो राज्य के मुख्यमंत्री बने और भारत के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, यह था हमारा गुजरात, अरब सागर तक फैला गुजरात। अपने समुद्र तटों, मंदिरों, कस्बों, महलों और ऐतिहासिक राजधानियों के लिए प्रसिद्ध है। वन्यजीव अभयारण्य, पहाड़ी रिजॉर्ट्स, प्राकृतिक भव्यता इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। राज्य के प्रमुख आकर्षणों में भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान, जंगली गधा अभयारण्य, अहमदाबाद की इंडो सार सैनिक वास्तुकला शामिल है। कच्छ के रंगीन आदिवासी गांव भी इस राज्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। गुजरात की विशाल तट रेखा अद्वितीय समुद्री प्रजातियों का घर है और कहा जाता है कि इसकी विविध भौगोलिक स्थितियां इसे संस्कृति, लोगों, स्थानों और इतिहास का मिश्रण बनाती है। आज गुजरात भारत का सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्य है और डायमंड का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी गुजरात के बारे में कोई रोचक जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनविलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।